welcome all of you to Discovery Ride with Rafe Aslam Season 2। और आज हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद में as you could see और I'm getting very much excited। अब मेरे एक्साइटेड होने की वजह क्या है जनाब, मौसम जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो रखा है और मुझे लग रहा है कि आज बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो ठंडा ठंडा सा मौसम है और ऊपर से इस मौसम में फिर हमने फैसलाबाद को एक्सप्लोर भी करना है साथ साथ में, क्योंकि ठंड भी है, धुंधी हो रही है हल्की हल्की और हवा भी चल रही है और साथ ही साथ बादल भी बने हुए हैं। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है बारिश हो जाए, बट लेट्स जस्ट सी एंड लेट्स जस्ट होप कि ना हो, लेकिन अगर हो भी जाती है तो दैट्स फाइन, वी कैन एंजॉय इट मोर। ये सिटी बेसिकली बना था ब्रिटिश एरा में और उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो जेम्स लायल थे और उन्होंने विजिट किया लाहौर से गुजरात तक, उन्होंने जगह बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई शहर बनना चाहिए, तो इसीलिए फिर इन्होंने ये शहर बना दिया फैसलाबाद। और यही वजह है कि आपको बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं और फिर उन्हीं के नाम के रेफरेंस से कह लें कि ये शहर का नाम लायलपुर रखा गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि 1977 में शाह फैसल जो कि सऊदी अरब के शहजादे थे, उनके रेफरेंस से नाम तब्दील किया गया और तब से इसको फैसलाबाद कहा जाता है। और फैसलाबाद की एक और फेमस होने की वजह ये है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो जुगते बड़े मारते हैं। तो लेट्स जस्ट सी कि हमारा जो इनकाउंटर है या इंटरेक्शन है कुछ इस तरह के लोगों से होता है और आज हमें वाकई तो ये भी पता चल रहा होगा कि लोग वाकई जुगते मारते हैं या फिर ये सिर्फ कहानियाँ ही है, सिर्फ लोग कहते हैं। सो लेट्स जस्ट सी एंड लेट्स डू इट। और साथ साथ आपको बता दी चलूँ, पहली जगह जहाँ पे हम जाएंगे दैट इज़ क्लॉक टावर, जो कि हिस्ट्री की वजह से काफ़ी कह लें कि फेमस है। सो मैं जाके आपको वहाँ की हिस्ट्री भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ बाज़ार हैं वहाँ पे चलेंगे, बिकॉज फैसलाबाद वो जगह है जहाँ का कपड़ा जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जाता है बल्कि दुनिया भर में जाता है। सो हम बाज़ार भी विज़िट करेंगे और साथ ही साथ हम क्लॉक टावर भी चलेंगे और आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमें बड़ा मज़ा आने वाला है वहाँ जा पे। और अभी जनाब आ चुका है नुसरत फ़तेह अली खान अंडरपास और इस अंडरपास का नाम नुसरत फ़तेह अली खान अंडरपास इसलिए क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान एज यू ऑल नो किंग ऑफ द म्यूज़िक, वो जो है उनका बेसिकली जो लिंक है और उनकी जो पैदाइश है वो यहाँ पे थी। और एक और आपको बात बताते चलूँ कि उनकी बेसिकली कब्र जो है वो भी यहीं पे मौजूद है। सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस शहर को कह लें कि फ़नकारों का शहर भी कहा जाता है। बहुत सारे लेजेंडरी जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो है, रेशम जो है हमारी एक्ट्रेस, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सो उनका ताल्लुक भी यहाँ से है। सो उस वाले से भी ये शहर जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। लेकिन फ़िलहाल अभी चलेंगे क्लॉक टावर की जानिब और वहाँ पे जाके उसकी हिस्ट्री देखते हैं। सो लेट्स गो टू क्लॉक टावर, कम कम। पहुंच चुकी हूँ घंटाघर एंड एज यू कुड सी जो मौसम है बड़ा अच्छा हो रहा है। रास्ते में थोड़ी बारिश भी थी लेकिन एक्चुअली आई एंजॉयड दैट बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी। सो अभी चलते हैं इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ इर्द गिर्द रश भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। इससे पहले कि मज़ीद रश बढ़े, लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द एरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर में और जो आपको पीछे घंटाघर नज़र आ रहा है ये तकरीबन 100 साल कह लेंगे, इससे भी ज़्यादा पुराना है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ तो बेसिकली इसको सर चार्ल्स रिवर्स ने बनाया था और इसको बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया की याद में इन 1903 और तकरीबन इसको 2 साल लगे थे और 1905 में इसकी कह लें कि कंप्लीशन हो गई थी, जिसे बनाया था गुलाब खान ने। और अगर स्पेसिफिकली इसकी ईंटों के हवाले से बात की जाए और जो रेड कलर की जो आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है ये बेसिकली सांगला हिल्स की एक पहाड़ी थी
वहाँ से लिया गया था। अगर इसकी हाइट के हवाले से बात करें तकरीबन ये 100 फीट बनता है और हाइट से ऐसे ही ऊपर जाते जाएं और ऊपर से इसका टॉप व्यू देखें तो इससे 8 बाजार निकल रहे हैं और जो 8 बाजार निकल रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं जैसे कि ब्रिटिश का जो फ्लैग है, उनका जो नेशनल फ्लैग है जिसे यूनियन जैक कहते हैं, बिल्कुल उसकी शक्ल दे रहा होता है बिकॉज ये बेसिकली ब्रिटिश एरा में ही बना था। सो ये कुछ फैक्ट्स है अबाउट दिस क्लॉक टावर। अभी चलते हैं आगे और इसके बाजारों को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मौसम अच्छा होने की वजह से मुझे ना चाय की तलब होना शुरू होगी। तो मैंने पहले सोचा कि हम बाद में जाएंगे कहीं और, पहले चाय पियेंगे क्योंकि बारिश तो हल्की हल्की होगी लेकिन अभी भी बादल हुए हैं। सो आई जस्ट थॉट टू हैव दिस और पहले ये पीते हैं, फिर गाजर का हलवा खाते हैं और फिर आगे जाते हैं। लेट्स डू इट। गरम है लेकिन बहुत मज़े की है। इट इज़ रियली गुड। और वैसे मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, दैट्स ग्रीन टी एक्चुअली। मुझे समझ में ये नहीं आता कि सब्ज़ चाय होती पिंक कलर की है, कहते हैं इसको ग्रीन टी है, ये वैसे चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन खैर इस मोहम्मे को हम अभी हल नहीं करेंगे। अभी खाएंगे हम गाजर का हलवा और चेक करेंगे ये कैसा है और इस खाने के बाद वी गो नेक्स्ट। अच्छा है, दिस इज़ गुड। ये ख़त्म करते हैं, चाय ख़त्म करते हैं और फिर आगे चलते हैं। रेल बाज़ार से होते होते मैं मंदिर गली में पहुंच गई हूँ और इसको मंदिर गली इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली इस गली में मंदिर भी है। यहाँ से यू कुड गेट एन आइडिया कि ये बेसिकली जब बरसगीर पाक व हिंद का दौर था, जब दोनों कंट्रीज़ एक साथ हुआ करते थे, ये उस दौर से ये गली बनी हुई है। सो यहाँ से यू कुड हैव एन आइडिया। और अभी तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बाज़ार और सिर्फ दुकानें नज़र आएंगी। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले यहाँ पे क्या होता था कि लोग जो है वो साइकिल पे आके और कपड़े बेचा करते थे। फिर वहाँ से सिस्टम इस तरह से चला कि फिर लोगों ने फट्टे पे चीज़ें लगाना शुरू कर दी और वहाँ से चलते चलाते बेसिकली यहाँ पे घर हुआ करते थे। तो घरों से लोगों ने दुकानें निकालना शुरू कर दी। तो वक्त के साथ साथ वो घर तो ख़त्म हो गए लेकिन बाकायदा के लिए जो दुकानें हैं यहाँ पे बन गई और इस तरह से ये पूरी गली जो आपको अब एक कह लें कि मेन हब नज़र आती है कपड़ों का, सो ये गली इस तरह से बनी। सो अभी यहाँ पे आई कुड सी कि बहुत सारे जो हैं वो शॉल्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत सारे कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। और इस गली का ख़ास मैंने ये सुना है कि यहाँ पे बड़े सस्ते से कपड़े मिलते हैं, इवन 500 में 600 में भी मिल जाते हैं। सो चल के देखते हैं कि वाकई इतने सस्ते कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं। अगर मिलते हुए तो मैं तो लाजमी लूँगी। सो लेट्स गो टू द शॉप एंड सी कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं। बाज़ार घूमते घूमते मैं एक शॉप पे पहुंच गई हूँ और मुझे बड़ी बाहर से अट्रैक्टिव लगी, तो मैंने कहा अंदर जाके देखते हैं क्या जिन कपड़ों की हम तलाश में थे, हम आप और मैं, कि सस्ते कपड़े ढूंढने में, कि वो अभी यहाँ से मिलेंगे भी कि नहीं। मेरे साथ शॉप के ओनर बैठे हैं, उनसे पहले पूछते हैं कि वाकईतन यहाँ पे सस्ते कपड़े होते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने जब फैसलाबाद आना था तो मुझे पता चला कि फैसलाबाद में ना बेसिकली है तो कपड़ों के लिए ही मशहूर, फैसलाबाद में कपड़े बड़े सस्ते भी मिलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि वाकई यहाँ पे सस्ते कपड़े होते हैं। बिल्कुल, ये होलसेल मार्केट है और अच्छा। यहाँ पर आपको आपकी तवक्को से ज्यादा भी सस्ते मिल सकते हैं। अच्छा, मेरी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है सारा है। कपड़ा जो है वो यहीं से जाता है। अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया कि ये होलसेल की मार्केट है, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल फिर रेट्स कितने मैक्सिमम होते होंगे? यहाँ पर जो है वो 500 से लेके 1000 रुपए तक 500 वाला सूट मतलब भी 500 मिलेगा। का क्या कोई एक चीज दुपट्टा? वो बाजार में अगर आप लोग जाएंगे परचून में वो तो आपकी टेंड कर देंगे। अच्छा अच्छा, खैर तो पूरा सूट जो है बेसिकली वो 500 का मिल जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा, वाकई ऐसे अगर कुछ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीलन की क्वालिटी है
अच्छा, और इस पे आप एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं और प्लेन भी पहन सकते हैं। ये क्या मतलब सिर्फ प्लेन ये पूरा सूट 500 का मिलेगा? हाँ जी, 500 का मिल जाएगा, शलवार अच्छा। और कमीज। नहीं तो मुझे कुछ प्रिंटेड में दिखाए ना, सिंपल का मैं क्या करूँ, मुझे कुछ Printed में प्रिंटेड में कोई दिखा चीज दिखा दें। हाँ ये अच्छा इसमें लग रहा है, ये खूबसूरत कलरफुल सा। डिजाइन है। ये अगर ब्रांड पे जाएंगे ना आप हाँ, हाँ। लोग, तो ब्रांड पे आपको तकरीबन 2500-3000 रुपए का मिलेगा। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। और ये जो है आपको 500 रुपए का मिलेगा, मगर आप लोग मुतमिन वहीं पे होते हैं जहाँ पर आप ये लोगों मसला है को ना, छुरी पता फेरती है ना, नहीं, ये आप लोगों लड़कियों को का मसला है। आप लोगों को ये दुकानदार जब छुरी फेरती है हाँ। ना, फिर आप लोग मुतमिन होते हैं। नहीं वैसे मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगी, क्योंकि मुझे कल ही पता चला था किसी से कि जब फैसलाबाद जब मैंने आने का प्लान किया था, तो मुझे ये चीज़ राज की पता चली थी कि आप चाहे किसी भी ब्रांड पे चले जाएं या आप किसी भी एक लोकल मार्केट पे चले जाएं, जो नॉर्मल रेट मैक्सिमम जो कपड़े का होता है ना वो कोई 600 का होता है, इससे ज़्यादा ऊपर जो ना वो एक्स्ट्रा की चीज़ है। तो ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द वुमेन आउट देयर जो कि शॉपिंग के लिए निकल रही होती हैं और उसी चीज़ पे सेटिस्फाई होती है, जैसे अंकल जी ने कहा कि अच्छा 2-3 हज़ार या महंगा कपड़ा होता है तो फिर ही उन्हें सुकून मिलता है। मतलब ये जो आपको 500 का एक पीस मिल रहा है तो बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, सो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसकी क्वालिटी लो है, इसकी वजह से ये सस्ता मिल रहा है। इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ अ गुड क्वालिटी एंड आई रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू। कुछ और भी दिखाने लगे आप? अब ये देखिए ना, ये बोस्की का कपड़ा है। ये अच्छा भाई, मर्दों के लिए भी कपड़े हैं यहाँ पे। और ये 6 पाउंड की, आपने वो बेकरियों पे देखे होंगे कि केक पाउंड के हिसाब से मिलते हैं, बिल्कुल। पाउंड के हिसाब से। हाँ जी। और ये बोस्की भी पाउंड के हिसाब से बिकती अच्छा है। अच्छा, सही हो गया। ये तो इसकी भी देखिए। थोड़ी सी प्राइस बता दे चले, ताकि जो ये- मर्द हजरात हमें देख रहे हैं उन्हें भी अंदाजा हो ये जाए। 700 रुपए का सूट पड़ेगा। अच्छा, और आप अगर बाजार से लेंगे, यही रेल बाजार पास है, हाँ, वहाँ हाँ। अगर चले जाएं तो आपको यही सूट ये 6000 रुपए का मिलेगा। अच्छा, क्योंकि बोस्की तो मैंने सुना है कि मर्दों में, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन बड़ी मशहूर होती है, नॉर्मली ये ज्यादा लोग पहन रहे होते हैं, तो ये तो बड़ी महंगी होती है, लेकिन आपने तो बड़ी सस्ती बता दी ये है। 700 रुपए का सूट मिलेगा और ये मेरे ख्याल बस से सही है। बहुत ज्यादा मैं- पायदार और कंफर्टेबल है कपड़ा। मैं सोच भी रही हूँ कि मैं फिर कुछ खरीद भी लूँ। व्हाट यू से गाइस। खैर एनी हाउ, बात आपको ये बता रही थी कि ये जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है ना, इट इज, मैं टच करके भी चेक कर रही हूँ, इट इज़ इन रियली गुड क्वालिटी। सो इफ़ यू हैव टू बाय समथिंग, इफ़ यू कमिंग अप टू फैसलाबाद, तो आई वुड रिकमेंड कि कपड़े यहाँ से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ से बड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं। सो अभी मैं कुछ खरीदूंगी यहाँ से, अंकल जी से पूछती हूँ फैसलाबाद कोई। जो है वो वैसे भी मैं बता दूं कि वो टेक्सटाइल सिटी है। हाँ, बिल्कुल और यहाँ ऐसी पर है। तकरीबन आप पूरे फैसलाबाद में देख लें, जो दुकानें हैं तकरीबन 70% जो है वो क्लॉथ की, टेक्सटाइल के बिल्कुल मुतल्लिका ऐसी। दुकानें हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल अच्छा, ऐसी। तो यहाँ पर ये जो है पूरे पाकिस्तान से मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक तो म्यारी आपको कपड़ा मिलेगा और दूसरा आपको ठीक है, बेहतरीन कपड़ा मिलेगा। हाँ, ये बात से तो मैं- और प्राइस जो है वो सबसे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये लोएस्ट प्राइस होगी यहाँ पर। ठीक है, इस बात से तो मैं एग्री भी करती हूँ, क्योंकि मैंने ये कपड़ा खुद टच करके देख लिया, इट्स रियली इन गुड क्वालिटी। सो आई वुड रिकमेंड जब भी आप फैसलाबाद आएँ तो कपड़े अपने लिए लाजमी लीजिएगा। सो अभी कुछ खरीदते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं बाजार में और क्या है हमारे लिए। अच्छा, शॉल्स में ढूंढ रही थी मार्केट से और मुझे 2-3 शॉप से पता चला कि यहाँ पे एक मामा जी की शॉप है जिसमें बड़ी अच्छी शॉल्स मिलती हैं। तो मैं उसी शॉप में इस वक्त मामा जी के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम, भनेवे तैਨੂੰ पता लग गया मेरी दुकान ਦਾ। हाँ जी, पता पूरे चल गया। पाकिस्तान 'ਚ मेरी शाल ਦੀ दुकान मशहूर हैगी ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਗਰਮ ਸ਼ਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा। और पूरे पाकिस्तान ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा, मैं बाहर हाँ। थी ना, तो मुझे सबने आप ही की शॉप का हाँ बताया जी। था कि यहाँ पे ना अच्छी शॉल्स होती है। हाँ तो मुझे कोई अच्छी, एक तो ये मुझे नजर आ रही है ये ना देखो ना, ये ब्रांड में चलेंगे ना, ब्रांड अच्छा। में कम से कम 2500 की शाल है। अच्छा, ठीक हमारी है। दुकान में सिर्फ आपको मिलेगी 850 की। बस हाँ जी, इसलिए जो प्योर गरम वाली है, होलसेल में इतना फर्क होता है। दिस इज नाइस। मुझे हाँ जी। शॉल अच्छी लगी। अगर इसी वैरायटी में इसके कोई अलावा और हमारे गरम पास शॉल और मुझे बहुत आप सी दिखा वैरायटी दें। है। वैरायटी बहुत है हमारे ठीक पास। है। हाँ जी, इसी जितने मुझे मर्जी- अगर कोई और आप गरम हाँ शॉल जी, दिखा दें बहुत तो। हमारे पास वैरायटी है। इसके अलावा ये ना प्योर वाली गरम है। अच्छा, ठीक है। ये लाइट वेट होती है, गरम होती है। जो वो मोटा स्टफ होता है ना, वो ठीक मिक्स है। वाला होता है। आज चलें एक दो और चीज हाँ दिखा जी। दें फिर। हाँ जी, कोई एक फिर फाइनल करते हैं इसमें से, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी है वैसे, लेकिन कोई और देख लेते हैं अगर उस तरह की कोई और चीज मिलती ये है। देखें आप। चले जस्ट। अच्छा,
हाँ ये अच्छी है, लेकिन मुझे कोई और गर्म शॉल दिखा ये देना। बहुत गर्म है, जब आपने लेनी है सर में पसीना आ जाना आपको। अच्छा। हाँ जी, आपके अच्छा। दोस्त ने इसकी फरमाइश करनी है अच्छा, कि ठीक मुझे है। भी शाले लेके दें। अच्छा, ये जितनी बहुत ज्यादा प्यारी- गर्म हाँ शॉल जी, है। बहुत प्यारी चीज है। बिल्कुल हीट हाँ, निकल रही है इसका इसमें लाइट से, ना I could देखें feel आप। it। हाँ जी, ठीक है, ये- चलें फिर आप ऐसे करें, हाँ आप जी। इसको फाइनल करें, इसका मुझे रेट बताएं फिर क्या ठीक है। ये आपको होलसेल में मिलेगी सिर्फ 950 की, परचून में कम से कम इसका दाम है 1600 और ब्रांड में इसका दाम है 3000। चलें ठीक है, मैं ब्रांड में आपसे ऐसे कोई करते हैं, और वो डब्बा पूछ ही नहीं पैकिंग रही, करते हैं। आप इसको हाँ जी, इसको फाइनल करें, इसको हाँ आप जी। मुझे दे दें, ठीक 700 हो में गया, करते हैं इसको। ठीक हो गया। ठीक है, काका पैक कर दे। सो आई गॉट द शॉल इन 700। अभी आगे चलते हैं एंड लेट्स जस्ट सी कि और क्या चीज़ें मौजूद है बाजार में। रेल बाजार से अगर बाहर आएं तो आपको केसरी दरवाज़ा मिलेगा, और केसरी दरवाजे से अगर आते जाएं तो आपको एक चौक नज़र आएगी जिसमें ये गुमटी जो पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बनी होगी। इसको बेसिकली गुमटी चौक भी कहा जाता है, और इसको कराया गया था तामीर जब मलका विक्टोरिया जो है उनकी गोल्डन जुबली हुई थी, और जब पार्टीशन का टाइम आया था तो पार्टीशन के 1 साल के बाद तक भी इसको मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सो अभी इस गुमटी के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। लेट्स गो। घंटाघर तो मैंने आपको दिखा दिया, और उसके इर्द गिर्द जितने बाजार थे और कुछ और चीज़ें वो भी मैंने आपको दिखा दी। अभी चलते हैं आगे और आपको लेके जाती हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे जो कि मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक रहा है कि जहाँ पे कपड़ा बन रहा होता है, क्योंकि जैसे भी आपको मैंने पीछे बाजार में दिखाया कि कपड़े यहाँ पे कितने सस्ते मिल रहे थे। सो अभी आपको लेके चलूँगी उस जगह पे जहाँ पे बेसिकली कपड़ा बनता है। सो आपको वो तरीकाकार दिखाएंगे किस तरह से बन रहा होता है। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी कि व्हाट इट हैज़ फॉर अस। और अभी चलेंगे हम एक किसी भी खूबसूरत सी टेक्सटाइल मिल पे। सो लेट्स गो। टू गोहर टेक्सटाइल मिल्स। और मैं आपको बताती चलूँ कि फैसलाबाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के हवाले से तो मुल्क का सबसे बड़ा शहर कंसिडर किया जाता है। और गोहर टेक्सटाइल मिल्स में स्पेसिफिकली आने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि बेसिकली जो कॉटन है उससे धागा कैसे बनता है, उस धागे से जो कपड़े आप पहन रहे होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। सो आइए चलते हैं और देखते हैं पूरे का पूरा प्रोसेस। लेट्स गो। मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला स्टेप होता है वो धागा बनने का प्रोसेस होता है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो स्पेसिफिक जगह है यहाँ पे अंदर धागा बन रहा है और आपको भी मैं चलूँगी वो दिखाऊंगी। और मेरे हाथ में इस वक्त बेसिकली जो मौजूद है ना ये कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा शोर है। आइए चलते हैं और अंदर देखते हैं कि किस तरह से धागा बन रहा है।
ऐसे लग रहा हूँ मैं कि म्यूजिक सुन रही हूँ, नहीं, मुझे नहीं पता आवाज़ कहाँ जा रही है, कितनी जा रही है, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा है कि आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन फिर भी इस शोर में थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलती हूँ। मेरे जो बाएं जाने पर आप देख रहे हैं बेसिकली दैट इज़ द मैन मेड कॉटन, और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाएंगे वो है रियल कॉटन। इन दोनों का मिक्सचर होगा और उसके बाद इससे बनेगा धागा। तो अभी मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा तभी आप तक आवाज़ पहुंचेगी। सो इसलिए व्हाट एम आई गोना डू, आपको मैं पूरा वर्चुअल जो है वो एक ट्रिप कराती हूँ इस पूरे एरिया का कि धागा कैसे बनता है, बिकॉज आई कुड नॉट स्पीक मोर। सो लेट्स गो एंड विजिट द होल प्रोसेस। अभी मैंने आपको दिखाया कि दो कॉटन्स किस तरह से मिलके स्ट्रिंग्स बनते हैं मोटे मोटे, और वो स्ट्रिंग्स किस तरह से धागे में कन्वर्ट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच इज रियली फैसिनेटिंग, क्योंकि हमने हमेशा से अभी तक जो है वो छोटी नलकियाँ देखी हुई है, लेकिन इस तरह से और इतनी मेहनत से काम हो रहा होता है आपको इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। सो बेसिकली ये वो चीज़ है जहाँ पे धागा बन रहा है, एंड आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड टू सी, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की जगह पे विजिट करी हूँ। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, आई जस्ट एम होपिंग कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए, लेकिन पता नहीं पहुँच रही है कि नहीं। लेकिन फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और आपको वो दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। स्पिनिंग का प्रोसेस तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से बेसिकली कॉटन से जो कपड़ा है वो उसके बनने तक के प्रोसेस के बीच में जो धागे का प्रोसेस आता है वो किस तरह से बनता है, वो तो हमने दिखा दिया आपको स्पिनिंग के सेक्शन में। अभी चलते हैं अगले सेक्शन में और वहाँ पे देखते हैं कि वो जो धागा जो हमने पीछे बनते देखा था आगे वो कपड़े में किस तरह से चेंज होता है। चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। वेविंग के बाद जो अगला स्टेप है वो प्रिंटिंग का है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे यहाँ पे दाएं जानिब ये जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है बेसिकली 2 स्टेप से ऑलरेडी गुजर चुका है। इसकी ब्लीचिंग भी हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी डी साइजिंग भी हो चुकी है। डी साइजिंग का मतलब ये होता है कि पिछला जो हमने प्रोसेस देखा उसमें बेसिकली इसको माया लगाई गई थी, तो माया भी खत्म की गई है, उसके बाद ब्लीचिंग की गई और फिर उसके बाद इसको इन रोलर्स के थ्रू गुजारा जा रहा है। इस बेसिकली प्रोसेस का अगर स्पेसिफिकली नाम बताऊं तो इसको रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रोलर्स लगे हुए हैं ना इनके ऊपर स्क्रीन्स है जो कि डिफरेंट कलर्स दे रही है और डिफरेंट प्रिंट्स दे रही है। जिस तरह से मैं आगे मूव करती जाऊंगी आप देखेंगे डिफरेंट रोलर्स पे डिफरेंट प्रिंट्स हैं जो डिफरेंट कलर दे रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एंड पे आपको नजर आएगा कुछ हीटर्स होते हैं जो हीट से उनको प्रेस करते हैं और जो उसका परमानेंट कलर होता है वो रह जाता है। सो बेसिकली ये प्रिंटिंग का प्रोसेस इस तरह से प्रिंटिंग होती है कपड़े पे। सो अभी चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे अगला स्टेप। अभी मैंने आपको दिखाई थी रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ डिजिटल प्रिंटिंग। जैसे कि आप देख ही सकते हैं पीछे आपको रोलर नज़र आ रहा होगा,
इस पे ये सफ़ेद कपड़ा है, ये सफ़ेद कपड़ा आगे जाता है, आगे पूरे का पूरा प्रिंट जो है वो इसके ऊपर छप जाता है। बेसिकली जो पिछला तरीकाकार था वो थोड़ा सा एक पुराना तरीकाकार था, ये जो है इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो है ये इसको प्रिंटिंग हेड कहते हैं। प्रिंटिंग हेड के ऊपर बेसिकली पूरे का पूरा प्रिंट होता है जो सफ़ेद कपड़े के ऊपर छाप देता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो होता है प्रिंट डल रहा होता है, और यहाँ पे आगे देख भी सकते हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से प्रिंट निकलता है। अब डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में और जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन मैंने आपको दिखाई थी, इन दोनों में फ़र्क ये है, वहाँ पे बेसिकली रोलर्स लगे होते हैं। वो रोलर्स जो होते हैं ना, वो एक रोलर पे एक प्रिंट आ रहा होता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि पूरे का पूरा प्रिंट जो है कंप्यूटर से आप लेते हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं कि पूरे का पूरा जो प्रिंट है ना वो छप रहा है। सो प्रिंटिंग मशीन में ये जो अभी डिजिटल है इसमें, और रोटरी स्क्रीन जो पिछली मशीन मैंने आपको दिखाई थी, इन दोनों में फ़र्क ही है। दूसरी कह लें कि एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बेसिकली कलर की कोई लिमिटेशन नहीं है। नोज़ल एक होती है, नोज़ल से स्प्रे होता है कलर, इसमें कलर्स जितने मर्जी आप रख लें। पिछली मशीन उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम या तो 12 रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं या 15 रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब कि कलर्स की उतनी लिमिटेशन होती है। लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड कलर्स चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन भी आप अनलिमिटेड डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रिंट तो आपके सामने मौजूद भी है। एंड टू ऑल द गर्ल्स एंड टू ऑल द वुमेन आउट देयर, सारी ख़वातीन जो कि बेसिकली इस तरह के प्रिंट पहनती हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि ये जो प्रिंट अभी आपके सामने मौजूद है ये तरीकाकार है, इस तरह से कपड़ा बन रहा होता है, और ये वो कपड़ा होता है जो बाद में आप अल्टीमेटली जब मार्केट में आता है तो आप पहन रही होती हैं। फिलहाल ये मैंने आपको दिखाया, पिछले आपको मशीन दिखाई, अभी चलते हैं आगे और इसका लास्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। विजिट करने के बाद आई हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट जहाँ पे पैकेजिंग बेसिकली हो रही होती है। ये जो पूरा सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये पैकेजिंग का सेक्शन है, और मेरे पीछे भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं लोग काम कर रहे हैं। मेरे दाएं जानिब आपको और बाएं जानिब भी इनफैक्ट नज़र आ रहा होगा बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो पैक्ड हुए पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहले प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाती चलूँ। अगर आप ये देख रहे हैं ये बेडशीट आई गेस, इसकी पैकेजिंग हुई है, इसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। इसके बाद इसने बॉक्स में पैक होना है विच इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेज। सो इसको कह लेंगे पूरे प्रोसेस को ये पैकेजिंग में आ जाता है, और ये एक फैक्ट्री की कह लेंगे लास्ट स्टेप होता है, और यहाँ से इट्स रेडी टू गेट आउट ऑफ दिस होल थिंग। गोहर टेक्सटाइल मिल्स तो हमने विजिट कर ली, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैक्ट्री ओनर के साथ। मिस्टर गोहर मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पूरी फैक्ट्री विजिट कराने के लिए, एंड इट वाज रियली नीट एंड क्लीन एज वेल बाय द वे। सर थोड़ा सा सबसे पहले तो बताइएगा कि what actually make this factory different? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, और ये फुली वर्टिकल है। हम लोग रॉ कॉटन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो स्पिनिंग इन हाउस करते हैं, वीविंग इन हाउस होती है, ठीक है, फिर स्टिचिंग एंड प्रोसेसिंग भी इन हाउस है, ठीक है। तो हमारी फैक्ट्री 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो सारा जो भी हम मटेरियल बनाते हैं सारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट जो नॉर्मल फैक्ट्री से है, हमारी फैक्ट्री अब तकरीबन फुली सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने अपना इन हाउस रीसाइक्लिंग यूनिट बनाया, जिसमें हम ना सिर्फ अपने जो हमारी वेस्ट होती है उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, तो हम बाकी कंट्री से भी जो वेस्ट है उसको भी रिसाइकिल कर रहे होते हैं। ठीक है सर, सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, तो बहुत सारे लोगों को एज एन अगर पाकिस्तान की जनरली भी बात करें तो पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं इस चीज़ का, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले भी मेंशन कर रहे थे। तो थोड़ा सा तो पहले से इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बता दीजिएगा कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह से जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट पे किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं, और किस तरह से सस्टेनेबिलिटी जो है ना विच इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट।
आज से कोई 30-40 साल पहले जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो दुनिया में ऐड होना शुरू हुए। ठीक है। और लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया कि ये एक टाइम पे आके इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो एब्सोल्युटली ख़राब हो जाएगी। तो अभी पिछले चंद सालों में ये बात रियलाइज़ हुई है और अब लोगों ने वो जो मटेरियल्स हमने पिछले 40-50 साल में अपनी इन्वायरमेंट में फेंके हैं, अपनी लैंड फील्ड में या इवन समंदर के अंदर, ठीक है, तो वो सबको अब एक ऑब्वियसली मुहिम चली है कि उसको हम क्लियर करके रिसाइकल करें। तो उस सिलसिले में हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं और नए जो हैं मटेरियल्स वो सारे हम सस्टेनेबल ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों। इवन अब तो जो सिंथेटिक मटेरियल हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल बनना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे। एंड सर एक्चुअली लॉट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन दिस बिकॉज एक्चुअली ये वर्ल्ड गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई गेस दैट्स अ 12th गोल। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उसमें से ये 12th गोल है जिसमें प्रोडक्शन और कंजप्शन हमने सस्टेनेबल करनी है, विच यू पुटिंग पार्ट एज वेल। ओवरऑल फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं। एक तो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से फ्यूचर का बताइएगा कि जिस मिशन पे आप हैं या जिस मिशन पे वी आर वर्किंग इज अ वर्ल्ड, तो क्या उस पर एक्चुअली काम हो रहा है या इट वुड हेल्प आउट इन द फ्यूचर? और वैसे भी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इन फ्यूचर व्हाट इट हैज़ फॉर अस? इसमें हमारा जो चैलेंज है वो रॉ मटेरियल है। जिस तरह हमारी रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन में ऑब्वियसली डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुल्कों ने कॉटन की प्रोडक्शन को काफ़ी डेवलप कर लिया, उसकी क्वालिटी को, उसकी स्टेपल लेंथ को। हमारे कंट्री में उसकी ज़रूरत है। हम इंडिविजुअली तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें हों कि उसके सीड को ऑब्वियसली इन्हांस किया जाए। सर थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सो जनाब, आपको हमने पूरी फैक्ट्री में विजिट कराई, सर से भी आपकी मुलाकात कराई और एज यू ऑल नो कि वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वी जस्ट होपिंग कि 2030 तक जो हमारा मिशन है वो उसे हम फुलफिल भी कर लेंगे। सो जनाब, इससे पहले हमने आपको शहर भी दिखाया और इसके बाद भी लेके चलूँगी आपको शहर के ट्रिप कराऊंगी और दिखाऊंगी व्हाट वी हैव नेक्स्ट फॉर यू। लेकिन यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक से वापस आके दिखाती हूँ आपको फैसलाबाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लायलपुर गैलरिया में। सो डेफिनेटली मैंने आपको पूरा शहर विजिट कराया और साथ ही साथ आपको मैंने फैक्ट्री भी दिखाई जहाँ पे कपड़ा बन रहा होता है। सो मैंने भी सोचा कि जो फैसलाबाद की नाइट लाइफ है एक तो उसको एक्सप्लोर करें, साथ ही साथ जिस थॉट के फैसलाबाद आई हूँ सो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। सो लेट्स जस्ट कम एंड डू द शॉपिंग एज वेल। कम कम कम। मॉल में तो एंटर होती मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई है सैम से और जैक से। हेलो, हाय। खैर मेरी इन दोनों से मुलाकात तो हो गई है एंड आई हैव जस्ट सीन के मॉल में बहुत सारी शॉप्स एंड आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि कहाँ जाऊँ, किस तरह से जाऊँ। मैं सोच रही हूँ मैं इन दोनों से पूछ लेती हूँ। व्हाट डू यू से जैक, कहाँ जाना चाहिए? है चल चल। व्हाट डू यू से? आप भी कोई मशवरा दे दो, बता दो। वेरी वांट टू गो। हाय। खैर ये दोनों तो नहीं बता रहे हैं तो मैं खुद ही फिर कोई जगह डिसाइड कर देती हूँ और इन दोनों को बाय बाय कह देती हूँ। बाय बाय कह दूँ, बाय बाय कहने को से दिल नहीं कर रहा, लेकिन कहना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू शॉप। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अगर मैं ऐसी चली गई शॉप में तो डर जाएंगे लोग। सो इसको मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू गो और लेके चलती हूँ आपको शॉप्स में एंड लेट्स जस्ट सी कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। लेट्स गो।
भाई मैंने कर ली बहुत सारी, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सम स्ट्रीट फूड जहाँ पे मैं खाने के लिए कुछ देखूंगी। आई हैव नो आइडिया कि ख़ास यहाँ पे फैसलाबाद में क्या होता है खाने के लिए, लेकिन जाके देखेंगे फूड स्ट्रीट में कि हमें क्या मिलता है। लेट्स जस्ट सी। और एक बात बताती चलो आपको, बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने वैसे तो जैकेट पहनी हुई है, लेकिन ठंड इतनी है कि मुझे जैकेट के बावजूद भी ठंड लग रही है। सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। घर से बाहर निकले, खासतौर पे जब आप बाइकिंग पे जाएं या बाइक पे सवार हो, तो डेफिनेटली अपनी जो आपने इस चीज़ का ना लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी है, अभी सर्दियाँ गई नहीं है। सो जैकेट प्रॉपर्ली पहने, अपने शूज़ जो हैं, हेलमेट जो है उसको लाजमी पहने, एक तो वैसे सेफ्टी के लिए और दूसरा ये कि ठंड से भी आपको बचाएगा, और साथ ही साथ ग्लव्स वगैरह और ये जो सारी चीज़ें ना, ये भी साथ में आपने लाजमी ख्याल रखना है। सो लेट्स गो, अभी फ़िलहाल चलते हैं और खाते हैं खाना। मैं पहुंच चुकी हूँ फूड स्क्वाड में। भूख तो मुझे लगी है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि रास्ते में बहुत ठंड थी। एक तो वैसे आजकल सर्दियाँ चल रही है, लेकिन बादल भी बने हुए थे। सो ठंड तो है, कुछ करना पड़ेगा अब ठंड का। और ठंड का क्या करेंगे, ठंड थोड़ी सी कम करेंगे, कोई आग शाग जो है उसको सेकते हैं, और साथ ही साथ लेट्स जस्ट फाइंड आउट समथिंग टू ईट, कुछ मज़े का देखते हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ चटपटा सा खाऊं। सो लेट्स जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि क्या खाने को मिलता है, और साथ साथ थोड़ी सी ठंड भी कम करते हैं। पहले तो बाइक पार्क कर लूँ। अच्छा, यहाँ खाने को तो बहुत कुछ है, देसी फूड भी है, पीछे बारबेक्यू भी है, पिज्ज़ा भी है, वी हैव द फास्ट फूड एज वेल, और उसके साथ साथ वी हैव सम अदर क्यूजीन्स एज वेल। लेकिन आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि क्या खाऊं। अभी देखते हैं, कुछ सोचते हैं। मैं जैसे कि मेंशन करी थी, कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट समथिंग चटपटा। बहुत मिर्ची डली हुई है, और मेरे मुंह से ना पानी भी आना शुरू हो गया। बहुत खट्टे हैं। फूड स्क्वाड में मुझे एक बड़ी मजे की चीज नजर आई है, एंड दैट इज फायर पान। एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक क्यूरियस एंड एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल, क्योंकि ये वो चीज है जो मतलब थोड़ा सा बंदे को वैसे भी कर देती है। फायर पान मतलब क्या होगा, मुझे अब ये भी नहीं पता है कि पहले आग लगेगी और फिर मुंह में जाएगा, या मुंह में जाने के बाद आग लगेगी। सो अभी देखते हैं, क्योंकि पान तब तक रेडी हो रहा है। और लेट्स सी, भाई हो गए पान तैयार? हाँ जी, पान तैयार हो गए, और लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट, बिकॉज दैट्स माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। देखते हैं क्या होता है। क्या करना है अभी मैंने? कुछ भी नहीं करना मैंने। क्या करना है?
काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस. मजा आया मुझे. आई एंजॉयड इट. या तो जो मैंने पीछे खा ली ना गोलगप्पे, मेरा हो गया पेट फुल. ऊपर से जो रईसी कसर थी वो कर दिया पान ने पूरी. तो अभी जो है थोड़ा हम वो चले जाते हैं, उसी मुगलिया दौर में है. हम आपसे उस तरीके से बात करते हैं क्योंकि हम तो पान खा रहे हैं. So guys, this was the whole day. We enjoyed a lot. It was full of fun as well. Full of ठंड और थोड़ी सी बारिश, क्योंकि बारिश भी हो गई थी बीच में. But we really enjoyed. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आप लोगों ने देखा कि हम लोग घंटाघर भी गए, फिर उसके बाद we did some shopping. शॉपिंग के साथ साथ हम लोगों ने कुछ और जगह देखी. And then we have been to the मिल्स एज वेल, जहाँ पे हमने कपड़ा बनता देखा. आई रियली एंजॉय दैट एज वेल, क्योंकि वो भी मेरा बहुत पहला एक्सपीरियंस था वेयर वी हैव सीन के कॉटन से किस तरह से पूरा वो बन रहा होता है ना, क्लोथ जो आप पहन रहे हो किस तरह से बन रहे होते हैं. सो वी डिड दैट टुडे एंड वी रियली एंजॉयड. एट द एंड आपने देखा वी हैड द फायर पान और फिर गोलगप्पे भी खाए जो कि थोड़े से स्पाइसी थे, खट्टे थे, लेकिन मज़ा आया. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज एपिसोड. फैसलाबाद की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो इधर बहुत सारी और जगह भी हैं विजिट करने को, लेकिन मसला ये है ना कि मौसम थोड़ा सा वो होना शुरू हो गया है, ख़राब होना शुरू हो गई है. ठंड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है. तो इससे पहले कि ठंड मज़ीद बढ़े हम लोग जो है अपने घर को निकलेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम सीज़न 2.